बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज थायराइड आई डिजीज। अच्छा जी, थायराइड आई डिजीज बेसिकली इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा जो आइज के राउंड टिश्यूज हैं वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली जो थायराइड आई डिजीज है उसको एसोसिएट करते हैं हम ग्रेव्स डिजीज के साथ, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी थायराइड आई डिजीज हो सकती है, यानी ग्रेव्स डिजीज आपको पता है हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएटेड है। तो जनरली थायराइड आई डिजीज हाइपर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहां पे थायराइड आई डिजीज नहीं हो सकती, वहां पे भी हो सकती है। इवन सो मच सो कि अगर किसी का थायराइड फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो उसको भी थायराइड आई डिजीज हो सकती है। ठीक है, एटियोलॉजी अगर हम इसकी थोड़ी सी देखें या पैथोजेनेसिस, तो बेसिकली एक ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से ये स्टार्ट होता है थायराइड आई डिजीज। जो ऑटोइम्यून रिएक्शन बेसिकली थायराइड या फिर थायराइड टिश्यूज या रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज के अंदर होता है। रेट्रो ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि सिचुएटेड बिहाइंड द ऑर्बिट ऑफ द आई। ठीक है, आई का जो ऑर्बिट होता है उसकी बैक साइड पे या उसके अराउंड जो है हमारा जो ऑटोइम्यून रिएक्शन है वो हो रहा होता है। फिर इसी तरह से अभी हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे डिस्कस किया था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर 6 टाइम्स ज्यादा चांस होता है थायराइड आई डिजीज के होने का कंपेयर टू दोज पीपल हु डू नॉट स्मोक। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ बिग फैक्टर। हाँ, फिर इसके अलावा ये भी होता है कि रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए उनके अंदर भी थायराइड आई डिजीज होने का चांस ज्यादा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम जनाब बात करें तो जो थायराइड आई के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मली क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? स्वेलिंग होती है अराउंड द आइज, ग्रिटेनेस होती है, रेडनेस होती है। ग्रिटेनेस का मतलब होता है ऐसी आई इरिटेशन जिसमें यू फील लाइक हैविंग सैंड इन द आईज। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रिटीनेस, ग्रिटी आईज हैं, यानी आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी आंखों में रेत डाल दी। ठीक है, फिर जनाब इसी तरह से और क्या होती है? रेट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, एक्सेसिव वाटरिंग, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है। फोटोफोबिया होता है, यानी इनसेंसिटिविटी टू लाइट, यानी आप लाइट को बहुत अच्छे से परसीव आपकी आईज नहीं कर सकती। फिर डबल विजन होता है, आपको दो चीजें नजर आती हैं। ब्लड विजन होता है, चीजें धुंधली नजर आती हैं। फिर इसके अलावा कुछ फर्दर साइंस भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों में आईलिड स्विलिंग एंड इरिथमा हो सकता है। इरिथमा रेडनेस ऑफ स्किन को कहते हैं। ठीक है, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स की रेडनेस को भी इरिथमा कहते हैं। ठीक है, कंजंक्टिवल रेडनेस हो सकती है। कीमोसिस, मैंने कल भी बताया था कीमोसिस क्या होता है। एक्सॉप्थेल्मस या प्रोप्टोसिस जिसको कहते हैं, ये भी मैं कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट होती है। स्क्विंट हो सकता है। स्क्विंट हम कहते हैं, उर्दू में इसका नाम होता है भेंगापन। आपने शायद सुना हो कि जब आपकी जो आईज हैं दे लुक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी आप देख कहीं पे रहे होते हो लेकिन नजर आपकी आईज कहीं और जा रही होती है। ठीक है, तो उसको हम स्क्विंट कहते हैं। ठीक है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, यानी कॉर्निया के अंदर आपका अल्सर फॉर्म हो सकता है। फिर कलर विजन आपका अफेक्ट हो सकता है, यानी आपको कलर्स में डिफरेंशिएट करना वो आपकी एबिलिटी कम हो सकती है। विजुअल एक्विटी आपकी कम हो सकती है। विजुअल एक्विटी भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि एबिलिटी टू सी द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो आपका कम हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो थायराइड आई डिजीज के केस में हमारे साथ हो सकते हैं। जो इनिशियल अर्ली फेज होती है थायराइड आई डिजीज की, उसके अंदर ये सारे साइंस खास तौर पे ज्यादा अपेरेंट होते हैं। फिर इसी तरह से लिड रिट्रैक्शन भी हो सकता है लेटर ऑन, जब एक्यूट फेज वंस खत्म हो गई है। सेकंड जो फेज है उसको हम इनएक्टिव थायराइड आई डिजीज कहते हैं। फर्स्ट जो एक्यूट फेज है उसको एक्टिव फेज भी कहते हैं, और जो सेकंड फेज है उसको हम इनएक्टिव फेज भी कहते हैं। अच्छा जी, फिर थायराइड आई डिजीज अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो इससे इवन विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, आपको नजर आना
बहुत कम हो सकता है। डायप्लोपिया या जिसको जैसे नाम से डाई मीन्स टू, डबल विजन भी जिसको कहते हैं, परसेप्शन ऑफ टू इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वो दैट इज आल्सो वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, और फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कॉर्नियल अल्सरेशन की वजह से आपका विजुअल लॉस, कंप्लीट विजुअल लॉस भी सीवियर केसेस के अंदर हो सकता है। डायग्नोस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्लिनिकली हम करते हैं वैसे तो थायराइड आई डिजीज को डायग्नोज, अगर अनसर्टेनिटी हो तो फिर वी कैन आल्सो गो फॉर अ सिटी स्कैन और एमआरआई। सिटी स्कैन आपको पता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी को कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, मतलब जिसमें हम एक सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस लेते हैं डिफरेंट एंगल्स से हमारी बॉडी का, सो दैट हमें पता चल सके कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। इसी तरह से एमआरआई stands for magnetic resonance imaging. So MRI is a medical imaging technique जिसके अंदर हम again different body parts की pictures ले रहे होते हैं, ठीक है, using strong magnetic fields. अच्छा जी, मैनेजमेंट इसकी हम कैसे करते हैं? जनरल मैनेजमेंट में पहली चीज़ आ गई कि हमने स्मोकिंग सेसेशन करवानी है ऐसे पेशेंट्स की जो स्मोकिंग करते हैं। फिर हमने यूथायराइडिज्म मेंटेन करना है, यू मींस नॉर्मल, आपको पता है सेलेनियम सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर, आई लुब्रिकेंट, सो दैट वो जो ड्राइनेस है वो थोड़ी सी कम हो सके। सेलेनियम आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, और वो दैट कैन बी गुड फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, फिर जिन पेशेंट्स का बहुत सीवियर या एक्टिव थायराइड आई डिजीज होती है उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी हम देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स नॉर्मली ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उन पेशेंट्स को देते हैं, सो दैट उन पेशेंट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो जो न्यू हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट ना कर दे। तो इन ड्रग्स को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब रिहैब सर्जरी भी इम्पोर्टेंट है। फेशियल डिसफिगरमेंट समटाइम्स हो जाती है, यानी फेस का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, जो नॉर्मल पोजीशनिंग है वो खराब हो जाती है, उसके अंदर फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी दैट कैन बी यूजफुल एज वेल। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म ऑब्वियसली इज अ कंडीशन जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड produces inadequate amounts of thyroid hormones, और जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है उसको हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म किसी और डिजीज की वजह से, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की वजह से होता है या हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। टियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस टेबल में बेसिकली समराइज की हुई है टियोलॉजी। टेबल इज 5.6, पेज नंबर इज 204। इसको हम जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की तो बात करें तो उसके अंदर ऑटो इम्यून है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब है थायराइड फोलिकुलर सेल्स जो है वो खुद से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह से अगर ड्यूरिंग हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस तो उसमें ज़ाहिर है थायराइडेक्टमी होती है, थायराइड ग्लैंड का रिमूवल होता है। थायराइड ग्लैंड का रिमूवल हो जाएगा तो थायराइड हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। फिर थायराइडाइटिस की अगर हम बात करें जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है तो उसमें डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, सब एक्यूट थायराइडाइटिस, साइलेंट थायराइडाइटिस, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस, ये भी हम इंशाल्लाह, मैंने कल भी बताया था चैप्टर के एंड पे हमने सारी चीजें डिटेल से पढ़ी है। फिर अगेन जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में था, कुछ ड्रग्स लेने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। फिर समटाइम्स कंजेनिटल होता है, यानी बाय बर्थ हमें होता है थायराइड एप्लेशिया की वजह से या डिसहार्मोनोजेनेसिस की वजह से। थायराइड एप्लेशिया बेसिकली इट्स अ कंडीशन जहाँ पे हमारे पास देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे हमारे पास यानी थायराइड ग्लैंड नहीं होता, बाय बर्थ ही नहीं होता। फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, अगेन इट इज वन ऑफ द
बिगेस्ट कॉजेज कि हमारी डाइट के अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा लैक कर रहा होता है, ठीक है। एंड लास्टली सेकेंडरी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी पिट्यूटरी कोई डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स चल रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड, उसकी वजह से हमारा TSH जो है वो कम सीक्रेट हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। जो पेशेंट्स ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं उनको तो सिम्टम्स इंसीडियसली डेवलप होते हैं ओवर मेनी मंथ्स और इयर्स। इंसीडियस हम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को जहाँ पे बहुत सटल तरीके से जो कंडीशन अराइज होती है, यानी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट वो कंडीशन डेवलप हो जाए, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही होती है। उसको हम कहते हैं कि जनाब ये इंसीडियस हमारी कंडीशन। अच्छा, ओके। सिम्टम्स ये जो हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक टायर्डनेस से लेके बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस सच एज माइक्सोडेमा कोमा तक आ सकते हैं। माइक्सोडेमा कोमा मैंने कल भी बताया था कि इट्स सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन जिसके अंदर हमारा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है, ठीक है। बेसिकली इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। इसके अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वी हैव टू गेट इट ट्रीटेड। और इसमें मॉर्टेलिटी रेट भी यानी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो लोग इस कंडीशन तक पहुंचते हैं नॉर्मली फिर उनका बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव। अच्छा जी, साइन एंड सिम्टम्स जनाब टेबल 5.7 में दिए हुए हैं, उनको जरा देख लेते हैं। कल मैंने बताया था आपको साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है, यू शुड नो दैट। क्या क्या हो सकते हैं जी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में सिम्टम्स? टायर्डनेस, लेथार्जी, आपको पता है एक्सेसिव फटीग को कहते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, पुअर मेमोरी, मसल वीकनेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, होर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस क्या होती है? जब आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, मतलब एबनॉर्मल वॉइस चेंजेस। साइंस में क्या क्या हो सकते हैं? पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। पफिनेस आपको पता है कि पफी आइज जब बहुत इन्फ्लेटेबल किस्म की हो जाती है हमारा बॉडी पार्ट या आइज फॉर दैट मैटर इस केस के अंदर, ठीक है। पेरी ऑर्बिटल मतलब है रिलेटिंग टू ऑर्बिट ऑफ द आई। फिर जनाब ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है 60 to 100 टाइम्स होता है, तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर 60 से कम होता है, ठीक है जनाब। फिर इसके अलावा ड्राई स्किन, हेयर, वेट गेन, स्लो रिलैक्सिंग रिफ्लेक्सेस, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जैसे डेमाकोमा की हमने बात की थी। कार्पल टनल सिंड्रोम ये भी काफ़ी कॉमन होता है हाइपो के पेशेंट्स के अंदर। इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर नमनेस हो जाती है, टिंगलिंग हो जाती है, हैंड्स के अंदर वीकनेस होती है। नमनेस वो जो हम कहते हैं कि जी हाथ मेरा सुन हो गया, और टिंगलिंग कहते हैं वो जो हम कहते हैं कि जी हाथ में मेरे सुइयां चुभ रही हैं। सो दैट इज नमनेस एंड टिंगलिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इसको फिर हम कंडीशन को कहते हैं जब हमारी पूरी रिस्ट तक आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। फिर जनाब इसी तरह से साइड्स, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन ये भी हो सकता है समटाइम्स। साइड्स आपको पता है ओडेमा होती है ना, एक टर्म, एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सो साइड्स हम कहते हैं जब वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन एब्डोमेन में हो जाती है तो उसको हम साइड्स कहते हैं। और टेक्निकली होता है कि 25 ml से ज्यादा जब फ्लूइड आपका पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट करता है, पेरिटोनियल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी आप कह लो, तो जब 25 ml से ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एसाइड्स, ठीक है। इफ्यूजन अगेन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ही होती है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कहाँ पे होती है? किसी बॉडी में किसी एनाटॉमिक स्पेस के अंदर, उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ही होता है लेकिन ऑर्गन की बजाय किसी स्पेस के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, उसको हम इफ्यूजन कह रहे हैं। प्लूरल इफ्यूजन बहुत कॉमन बेटे आपने टर्म उर्दू में सुनी होगी, मे बी बड़ों से या किसी से पेशेंट से, कि जी मेरे फेफड़ों में पानी भर गया,
दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, यानी वाटर इन द लंग्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। फिर इसी तरह पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी समटाइम्स, बहुत कॉमनली तो नहीं बट समटाइम्स होती है, पेरिकार्डियल जो हार्ट के अराउंड कैविटी होती है, पेरिकार्डियम के अराउंड, उसके अंदर एक्सेस फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है, ठीक है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ हाइपोथायरॉयड। अच्छा जी, व्हेन वी टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक अप्रोच, तो जनाब जो हाइपो के पेशेंट्स होते हैं उनका टिपिकल फेशियल फीचर अपीयरेंस है और फिजिकल साइंस जो हमने भी डिस्कस किए। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, लेथार्जी, वेट गेन, डिप्रेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की वजह से कि लेथार्जी, वेट गेन, डिप्रेशन सिर्फ हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में नहीं बल्कि बहुत सारे और केसेस में भी हो रहे थे, तो इनके केसेस पे सिर्फ हम डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इन सिम्टम्स के साथ साथ हमें लेबोरेटरी टेस्ट के साथ इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या लेते हैं, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमारा जो TSH है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर आप रिकॉल करो अभी सुबह के लेक्चर में, तो हाइपर के केस में हमारा TSH सप्रेस कर जाता था, अब ऑब्वियसली अपोजिट बात है, यानी अब हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो हमारा TSH है वो बढ़ जाता है, फ्री T4 जो है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, जिसको माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं, उसमें TSH तो बढ़ जाता है लेकिन हमारा जो फ्री T4 है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। और इस केस में अगर हम फ्री T3 की कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो हमें डायग्नोसिस में कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि इवन अगर बहुत ज्यादा सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो तब भी नॉर्मली T3 जो है वो नॉर्मल ही रहता है, फिर तो T3 का हमें कोई ऐसा हाइपो के केस में हमें डायग्नोसिस में हेल्प नहीं। फिर ये होता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म अनट्रीटेड रह जाता है, उनको हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया भी होता है। हाइपोनेट्रीमिया लो सोडियम लेवल्स इन द ब्लड, वो होने की रीजन में भी ये है कि जो हमारा वाटर एक्सक्रीशन है किडनी से वो कम हो रहा होता है, और उस वाटर एक्सक्रीशन की कम होने की वजह से हमारा सोडियम जो है वो ज्यादा रिटेन होता है। हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया जो है वो मे बी इस वजह से होता है कि जो हमारा LDL है लिवर से वो कम क्लियरेंस उनकी हो रही होती है, वो LDL सर्कुलेशन में वापस आ रहा होता है। LDL इज द बैड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो LDL जब सर्कुलेशन में वापस आता है तो उसकी वजह से फिर यू माइट बी हैविंग हाइपर कोलेस्ट्रॉल। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज 90% से ज्यादा केसेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, यानी टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, तो दैट इज आल्सो समथिंग जो हम जिसकी तरफ जा सकते हैं। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म ये होता है कि हमारा फ्री T4 लो होता है और TSH हमारा या तो नॉर्मल होता है या फिर ज्यादातर केसेस में हमारा पास लो होता है, ठीक है। और कुछ और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनकी भी समटाइम्स डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये हम सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, यानी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारा फ्री T4 जो है वो लो होता है, TSH हमारा नॉर्मल हो सकता है या ज्यादातर केसेस में वो भी लो, ठीक है जी। आगे हमने इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के अंदर जनाब सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन बेसिकली T4 होता है एंड दिस इज ऑलवेज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। उसकी रीजन ये है, T3 भी हम यूज कर सकते हैं जिसको लायोथायरोनिन कहते हैं, T4 हम किसे कहते हैं लीवोथायरॉक्सिन और T3 लायोथायरोनिन। T3 के साथ या लायोथायरोनिन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसका हाफ लाइफ शॉर्ट होता है, फिर ये है कि T3 को हमें मल्टीपल डोजेस में एक दिन में लेना पड़ता है, T3 को मॉनिटर करना डिफिकल्ट है,
T3 की डोज को एडजस्ट करना डिफिकल्ट है. सो बेसिकली T3 को हम कभी भी प्रेफर्ड चॉइस नहीं ले रहे होते when it comes to treatment of management of hypothyroidism. हम हमेशा levothyroxine यानी T4 को प्रेफर करते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जनाब इट्स अ परमानेंट प्रॉब्लम. तो जो पेशेंट्स लीवोथायरॉक्सिन पे होते हैं वो नॉर्मली लाइफ लॉन्ग होते हैं, यानी सारी जिंदगी उनको लीवोथायरॉक्सिन लेना. ठीक है. अच्छा जी, लीवोथायरॉक्सिन का डोज क्या होता है? नॉर्मली हम बॉडी वेट के हिसाब से इसको स्टार्ट करते हैं. 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं. यानी जैसे अगर 65 केजी का इंडिविजुअल है, 65 इंटू 1.6 अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोग्राम्स बन जाते हैं. तो अगर एक पेशेंट का बॉडी वेट 65 केजीज है तो हम उसको 100 माइक्रोग्राम लीवोथायरॉक्सिन स्टार्ट करवाते हैं. हाँ, अगर किसी पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज है या 60 इयर्स से ज्यादा का पेशेंट है और जिसको हो सकता है हमें डाउट हो कि उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, तो उसको फिर हम ये नहीं करते, उसको हम डिफरेंट डोज उसके लिए कैलकुलेट. अच्छा जी, अब लीवोथायरॉक्सिन की वजह से अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, हमें एंजाइना हो सकता है, एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. एंजाइना आपको पता है सीवियर चेस्ट पेन को हम कहते हैं, एमआई हार्ट अटैक को हम कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब ब्लड फ्लो आपका वो पार्ट ऑफ हार्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, जिससे आपकी हार्ट मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, उसको हम एमआई कहते हैं. सो ऐसे में हमें हमेशा बात याद रखनी है कि लीवोथायरॉक्सिन को हम नॉर्मली लो डोज के साथ स्टार्ट करते हैं, 25 माइक्रोग्राम्स के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, यानी डिपेंडिंग ऑन हिज और हर बॉडी वेट, उस तक लेके जाते हैं. ठीक है, सो दैट एकदम से वो सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उसके प्रोनाउंस ना. अच्छा जी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं. लीवोथायरॉक्सिन आइडियली आपको लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक पे. उसकी रीजन ये है कि फूड जो है वो लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है. तो बहुत सारे लोग लीवोथायरॉक्सिन को खाने के बाद लेते हैं. तो लीवोथायरॉक्सिन लेने का जो आइडियल टाइम है दैट इज एम्प्टी स्टमक. ठीक है जी. कुछ ड्रग्स भी लीवोथायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, स्पेशली कैल्शियम का सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोलिस्टायरामीन अगर आप ले रहे हैं तो वो इसके साथ कर सकता है, इसकी एब्जॉर्प्शन के साथ हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है. ठीक है. अच्छा जी, हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डज नॉट मीन कि आपने लीवोथायरॉक्सिन पेशेंट को दी और बस आपने छोड़ दिया उसको, पूरी जिंदगी वो लीवोथायरॉक्सिन लेता रहेगा और अब हमने उसका कुछ नहीं करना. नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन मॉनिटरिंग TSH लेवल्स. ठीक है. तो जिन लोगों का प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनका डायग्नोसिस के टाइम पे TSH बहुत ज्यादा हाई होता है और जब हम लीवोथायरॉक्सिन उनको देना स्टार्ट करते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स उनका TSH नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है. ठीक है. जब TSH नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है तो हमने फिर लीवोथायरॉक्सिन की डोज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना है. ऐसा नहीं कि अगर 100 माइक्रोग्राम वो ले रहा है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के स्टार्ट में तो 3 महीने बाद भी वो 100 पे ही रहेगा, 6 महीने बाद भी वो 100 पे ही रहेगा. अगर उसके TSH नॉर्मलाइज हो गया तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली उसकी लीवोथायरॉक्सिन डोज को भी एडजस्ट कर देना. ठीक है. सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सीरम TSH कंसिस्टेंटली लो ही रहता है, यानी अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं 2-3-6 महीने बाद भी नॉर्मली लो ही रहता है. ठीक है. तो वहां पे फिर हम TSH की बेसिस पे उसकी डोज को एडजस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. सो बल्कि वहां पे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमने फ्री T4 की बेसिस के ऊपर उसकी डोज को एडजस्ट करना होता है. ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने बताया TSH नॉर्मली हमारा सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में परसिस्टेंटली लो ही रहता है. थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन प्रेगनेंसी. अच्छा, आपको पता है कि फीटल डेवलपमेंट जब भी हो रही होती है तो उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है. और जो फीटस है या आप कह लो फीटल थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड हार्मोन्स 14th वीक से पहले गेस्टेशन के प्रेगनेंसी के प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं करते. ठीक है.
तो उस वक्त तक फीटस डेफिनेटली रिलाई करता है मदर के थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ है तो उसके अंदर फिर फुल रिप्लेसमेंट डोज हमें देनी है लीवोथायरॉक्सिन की, क्योंकि ज़ाहिर फीटस भी डिपेंड कर रहा है मदर के थायराइड लेवल्स के ऊपर। और फिर इसी तरह से अगर एक ऐसी वुमन में डायग्नोज हुआ है जो प्रेग्नेंट नहीं है और वंस वो उसके बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर भी हमें डोज इंक्रीज करनी पड़ती है, सो दैट ज़ाहिर है फिर फीटस की डिपेंडेंस भी उसके ऊपर आ गई है थायराइड लेवल्स। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्वियसली हमें रेगुलरली उनके थायराइड फंक्शन टेस्ट के थ्रू उनके लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के केस में लीवोथायरॉक्सिन का जो यूज है दैट इज कंट्रोवर्शियल। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि करना चाहिए, इट इज गुड। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट गुड। समटाइम्स ये होता है कि जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस होते हैं वो खुद से रिजॉल्व हो जाते हैं। जो खुद से रिजॉल्व होते हैं तो दैट मीन्स कि हमें लीवोथायरॉक्सिन ना भी दें तो वो खुद से रिजॉल्व हो जाएंगे, तो दैट इज गुड फॉर देम। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे हमें लीवोथायरॉक्सिन का यूज जो है वो रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फीटल का जो है वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी, न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल होगी। ठीक है, मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्रोग्नोसिस जो है हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादातर कॉजेस का जनरली लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। हाउएवर डज नॉट मीन कि लाइफ लॉन्ग कंडीशन है तो कोई बहुत ऐसी चीज है। आप लाइफ लॉन्ग लीवोथायरॉक्सिन पे रहते हैं ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग, तो इजीली ट्रीटेबल है ये। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई परसिस्टेंटली कोई साइड इफेक्ट्स या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर खासतौर पर जो लीवोथायरॉक्सिन का रोल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच वुड बी थायराइडाइटिस, और कुछ और कंडीशंस हैं थायराइड से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।